प्रीलिम्स टेस्ट यूनिट 7 सर्जरी में ऑर्थोप्लास्टी क्या होती है। जो ऑर्थोप्लास्टी होती है उसका संबंध है हमारे हिप संयुक्त प्रतिस्थापन से। हिप संयुक्त प्रतिस्थापन से संबंधित है क्या ऑर्थोप्लास्टी का संबंध किससे है। जो हिप होते हैं हिप संयुक्त प्रतिस्थापन से संबंधित है। उठो हिप से उठेंगे ना तो हिप संयुक्त प्रतिस्थापन किया जाता है ऑर्थोप्लास्टी में। फिर आती है फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। जो फाइकोलॉजी होती है उसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्वनि से संबंधित विज्ञान क्या हो जाएगा। ध्वनि की विज्ञान से संबंधित हो जाएगा हमारा पहला सही है। एम विश्वेश्वरैया को ध्वनि विज्ञान का जनक कहा जाता था। ये नहीं भैया हमारे अर्थशास्त्र से जुड़े हैं तो पहला ही बस सही हो जाएगा। इक्थियोलॉजी का संबंध किससे है। जो इक्थियोलॉजी है उसका संबंध है हमारे मछलियों के अध्ययन से। क्या है। मछली के अध्ययन से संबंध है इक्थियोलॉजी। भारत में रसायन विज्ञान के जनक माने जाते हैं। हमारे भारत में रसायन विज्ञान के जनक हैं हमारे प्रफुल्ल चंद्र वसु को माना जाता है। किसका। प्रफुल्ल चंद्र रे। ये क्या माने जाते हैं हमारे रसायन विज्ञान के जनक माने जाते हैं भारत में। अब आते हैं कथन, इन पर विचार करना है। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है तो पहला सही हो जाएगा। प्राणी शास्त्र जो कि जूलॉजी है इसका जनक भी कहा जाता है तो ये भी सही हो जाएगा। दोनों ही विकल्प सही हो जाएंगे। भूविज्ञान जियोलॉजी जिससे संबंधित होती है। जो भूविज्ञान है उसमें हम अध्ययन करते हैं हमारी पृथ्वी की अध्ययन किया जाता है। वनस्पति विज्ञान की शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। जो वनस्पति शब्द है इस शब्द की उत्पत्ति हुई है ग्रीक से। कहाँ से हुई है। ग्रीक से हुई है। वनस्पति विज्ञान की शब्द की उत्पत्ति हुई है ग्रीक से। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकेडमी कहाँ पर है। तो राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकेडमी हैदराबाद में है। कहाँ पर है। हैदराबाद में है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। क्या। तो पहला क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। साइटोलॉजी कहलाती है हमारी कोशिका विज्ञान। फिर सेल शब्द एंटोनियो वॉन लूवेनहॉक के द्वारा गढ़ा गया था तो नहीं भैया इनने तो नहीं दिया था तो दूसरा गलत हो जाएगा। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला PRL कहाँ पर है। तो भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला का संबंध हो जाएगा हमारे अहमदाबाद से। कहाँ से है। अहमदाबाद से हो जाएगा भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला। विमान को सुरक्षित रूप से उतारने में मदद करने वाली दृष्टि प्रणाली किस संस्था के द्वारा स्थापित की गई है। जो दृष्टि प्रणाली है वह CSIR के द्वारा CSIR के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया। तो विमान की सुरक्षा के लिए उतारने में जो मदद करने वाली जो दृष्टि प्रणाली है उसको CSIR के द्वारा प्रारंभ किया गया है। ICAR का मुख्यालय कहाँ पे है। तो ICAR का मुख्यालय हो जाएगा हमारे कहाँ पे। नई दिल्ली में स्टार्ट हो जाएगा। ICAR का मुख्यालय कहाँ पे है। नई दिल्ली में है। शक्ति देश का पहला ASAT एंटी सैटेलाइट हथियार मिशन है। क्या। तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा 2019 में इसरो के द्वारा इसका सफल परीक्षण किया गया है। तो पहला शक्ति है देश का पहला ASAT एंटी सैटेलाइट हथियार मिशन हो जाएगा सही है। 2019 में इसरो के द्वारा इसका सफल परीक्षण किया है। दोनों सही हो जाएंगे। प्रक्षेपण यान SLV PSLV GSLV द्वारा विकसित किया गया था। तो ये सब किसके द्वारा विकसित किए गए हैं। तो यह विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के द्वारा विकसित किए गए हैं। प्रक्षेपण यान SLV PSLV GSLV को विकसित किया गया था विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के द्वारा। दक्ष द्वारा विकसित एक मानव रहित दूर संचारित वाहन या रोबोट है। किसके द्वारा बनाया गया है। दक्ष बनाया गया है DRDO के द्वारा। मलबे के नीचे दबे बोरवेल में गिरे पीड़ितों की पहचान करने के लिए DRDO के द्वारा सोनार तकनीक का विकास किया गया है जो कि एक जीवन डिटेक्टर का नाम क्या है। तो जो किसके द्वारा DRDO के द्वारा एक बनाया गया है सोनार तकनीक जिसके द्वारा बोरवेल के नीचे जो पीड़ित बच्चे हैं उनकी पहचान करने के लिए इसको शुरू किया गया है। तो ये हो जाएगा हमारा संजीवनी। क्या है। जो डिटेक्ट करता है एक जीवन को डिटेक्टर का नाम क्या कहा गया है। संजीवनी कहा जाता है। DRDO ने एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम IGMDP के तहत पृथ्वी का विकास किया है। पृथ्वी क्या है। तो पृथ्वी एक सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल हो जाएगी। तो DRDO के द्वारा एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम एकीकृत निर्देशित है। इसमें पृथ्वी का विकास किया गया है और यह सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है। IIRR कैट
इंदौर द्वारा स्थापित किया गया है। यह किस पर शोध करता है? जो RR कैट है वह मुख्यतः जो लेज़र प्रौद्योगिकी होती है उसका शोध करता है और कर्ण त्वरक पर कार्य करता है। तो RR कैट इंदौर के द्वारा लेज़र प्रौद्योगिकी का और कर्ण त्वरक का शोध किया जाता है। भारत में स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन किसके द्वारा विकसित की गई है? तो जो कोवैक्सीन थी उसको किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये विकसित की गई भारत बायोटेक के द्वारा। कोवैक्सीन कोरोना वैक्सीन है जो कि भारत बायोटेक के द्वारा विकसित की गई है। अंतरिक्ष का निर्धारित पृथ्वी की समुद्र तल से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाने वाली रेखा द्वारा किया जाता है। इसे क्या कहा जाता है? तो जो अंतरिक्ष का निर्धारण है पृथ्वी के समुद्र तल से 100 किलोमीटर ऊंचाई पर पाई जाने वाली रेखा के आधार पर किया जाता है और इसे कहा जाती है क्या? कारमान रेखा। क्या कहा जाता है इसे? कारमान रेखा कहा जाता है, जो कि समुद्र तल से कितनी हो जाएगी? 100 किलोमीटर की हो जाएगी। अंतरिक्ष अवलोकन का जनक किसे कहा जाता है? तो अंतरिक्ष का अवलोकन किया है हमारे गैलीलियो के द्वारा। गैलियो गैलीली के द्वारा किया गया है। विश्व का सबसे छोटा उपग्रह कौन हो जाएगा? तो विश्व का सबसे छोटा उपग्रह हो जाएगा हमारा कलाम सेट। कौन सा हो जाएगा सबसे छोटा उपग्रह? कलाम सेट हो जाएगा। भारतीय नेविगेशन उपग्रह का नाम क्या है? इसका नाम है नाविक। क्या नाम है इसका? नाविक नाम हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन दिए गए हैं उस पर विचार कीजिए। रॉकेट इंजन में प्रयुक्त तरल ईंधन हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन है। तो पहला क्या हो जाएगा हमारा? गलत हो जाएगा। दूसरा, PSLV में प्रयुक्त ठोस ईंधन STPB होता है, तो दूसरा वाला सही हो जाएगा। तो PSLV में प्रयुक्त ठोस ईंधन HTPB हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा, लेकिन पहला गलत हो जाएगा। ASLV का मतलब क्या होता है? जो हमारा ASLV है उसका मतलब होता है संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान। संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान ASLV का पूर्ण रूप होता है। भारत का ऐतिहासिक मंगल मिशन मॉम, जिसे 2013 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था, किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? तो इसको PSLV C-25 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। मॉम 2013 में PSLV C-25 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। अब आते हैं गलत विकल्प को चुनना है। कार्टोसैट, यह आकाश में भारत की आँख कही जाती है। तो कार्टोसैट क्या है? आकाश में भारत की आँख है। सत्यभामा का संबंध है शिक्षा से। नाविक या नेविगेशन उपग्रह है। एडुसैट, यह सबसे छोटा नहीं हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। जबकि जो कलाम सेट है वह सबसे छोटा उपग्रह हो जाएगा। चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सुरक्षित रूप से कब उतरा था? तो चंद्रयान 3 चंद्रमा की दक्षिण ध्रुव पर सुरक्षित रूप से उतरा है। तो यह 23 अगस्त 2023 को 23 याद कर लेना, 23 अगस्त 2023 को, अगस्त यहाँ से याद करना है, आया है। तो 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान दक्षिण पर पहुंचा। चंद्रयान 3 को जिस रॉकेट से लॉन्च किया गया था उसका नाम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा LVM-3M4 के द्वारा चंद्रयान 3 को रॉकेट से लॉन्च किया गया था। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर में श्वसन की क्रिया को नियंत्रण करता है? श्वसन की क्रिया को नियंत्रित करने वाले जो तंत्र हो जाएंगे उसे कहा जाएगा मेडुला ऑब्लंगेटा, जो कि हमारे श्वसन की क्रिया को नियंत्रित करता है। अस्थिबंध जो लिगामेंट होते हैं वह किससे जुड़े होते हैं? लिगामेंट जुड़ा होता है हमारी हड्डी से, हड्डी को जोड़ता है। लिगामेंट हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। मसूड़े में खून आना बंद करता है। जो मसूड़े में यदि खून आ रहा है तो इसको कौन बंद करता है? एस्कॉर्बिक एसिड बंद कर देता है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एड्रेनलिन हार्मोन जो कि लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है, तो पहला क्या हो जाएगा इसका? सही कहलाएगा, ये सही होता है। यह हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड से स्रावित होता है, तो दोनों ही सही हो जाएंगे। मानव रक्तचाप मापने के लिए किसकी धमनी का प्रयोग किया जाता है? जो हमारे मानव रक्तचाप है इसके लिए हम धमनी का प्रयोग करते हैं, और वो भी हो जाएगी हमारी वैक्यूल धमनी। किसका प्रयोग किया जाता है? वैक्यूल धमनी का प्रयोग किया जाता है। तो हमारी हाथ में होते हैं ना, हाथ से पकड़ते हैं, तो जो वैक्यूल धमनी ब्रेक में आती है, ब्रेक लगा के आती है रक्त धमनी,
तो यह रक्तचाप मापने के लिए ब्रैकियल धमनी का प्रयोग किया जाता है। मानव शरीर में कितनी हड्डियों रीढ़ की हड्डी में कितनी नसें होती हैं? जो हमारे रीढ़ की हड्डी होती है उसमें होती हैं 31 जोड़े नसें होती हैं। कितनी होती हैं? मुख्यतः 31 जोड़े नसें होती हैं। पित्त का कार्य क्या होता है? जो हमारा पित्त है उसका कार्य होता है कि वह हमारे खाना को वसा का पायसीकरण करता है। क्या करता है? वसा का पायसीकरण करता है। पित्त का मुख्य कार्य होता है वसा का पायसीकरण करना। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी हो जाएगी? फीमर। मानव के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी हो जाएगी फीमर। सभी पाचक एंजाइम कौन से होते हैं? सभी पाचक एंजाइम क्या होते हैं? जल अपघटक होते हैं, जल में अपघटित हो जाते हैं। कुफुर कोशिका किस अंग में पाई जाती है? जो हमारी कुफुर कोशिका है यह लिवर में पाई जाती है। कुफुर तो लव, लिवर से कर लो लव। कफितूर है ना, तो कफूर जो कोशिकाएं होती हैं वह कहाँ पाई जाती हैं? लिवर में पाई जाती हैं। कफूर कोशिकाएं लिवर में पाई जाती हैं। मनुष्य पोषक किस रूप में लेता है? जो मनुष्य अपना पोषण करता है वह किस रूप में लेता है? वह हेलोजोइक पोषक होता है। क्या होता है? होलोजोइक पोषक लेता है। तो मनुष्य खाने को खाता है होलोजोइक में। ये भी खा लो तो होलोजोइक पोषण लेता है। मोनोसैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण है। जो मोनोसैकेराइड्स हैं किस सैकेराइड्स का उदाहरण हो जाएंगे? तो यह फ्रक्टोज के हो जाएंगे। जो मोनोसैकेराइड्स हैं वह क्या है? एक फ्रक्टोज कार्बोहाइड्रेट्स हो जाएगा। प्रोटीन एक बंधन द्वारा आपस में बंधे रहते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? जो प्रोटीन होते हैं आपस में एक बंधन से जुड़े होते हैं जिन्हें कहा जाता है पेप्टाइड बॉन्ड। क्या कहा जाता है? प्रोटीन पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। विटामिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन डैश पानी में घुलनशील होते हैं। क्या? तो ये हो जाएगा हमारा पहला वाला सही। दूसरा विटामिन बी और विटामिन सी वसा में घुलनशील होते हैं। दोनों ही जो ऑप्शन है वह सही हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भोजन प्रति ग्राम अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमें कौन देता है? ये हो जाएंगे वसा हमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा देते हैं। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो मरासमस और क्वाशियोर्स रोग प्रोटीन की कमी से हो जाते हैं। किसी व्यक्ति की पोषण स्थिति का अवलोकन करने के लिए अप्रत्यक्ष विधि कौन सी है? तो यदि किसी व्यक्ति की पोषण स्थिति की जांच करनी है तो इसमें अप्रत्यक्ष विधि कौन सी हो जाएगी? जैविक रासायनिक मूल्यांकन हमारी अप्रत्यक्ष विधि हो जाएगी। किसकी? पोषण स्थिति को मापने की। फिरनोडर्म रोग किसकी कमी से होता है? फिरनोडर्म जो रोग है वह होता है हमारे फैटी एसिड की कमी से। फिरनोडरियो इतना फैट, जो कोई किसी व्यक्ति के अंदर फैट नहीं है तो फिर क्या हो जाएगा? किसी इंसान देखिए ढांचा देखिए डर जाएंगे ना, तो फैटिनोडर्म रोग होता है फैटी एसिड की कमी के कारण। आयोडीन परीक्षण के लिए किसका पता लगाता है? जो आयोडीन का परीक्षण होता है उसे हम कार्बोहाइड्रेट का पता लगाते हैं। कार्बोहाइड्रेट का पता लगाने के लिए आयोडीन टेस्ट किया जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है, तो पहला सही हो जाएगा। फिर यह लीवर के प्रोथ्रम्बिन का उत्पादन करने में मदद करता है, सही हो जाएगा। फिर लीवर में प्रोथ्रम्बिन को उत्पादन करने में सहायता करता है, दोनों ही सही हो जाएंगे। आनुवांशिक विकार डाउन सिंड्रोम किसके कारण होता है? जो हमारा आनुवांशिक रोग है इसमें डाउन सिंड्रोम है वह 21वें गुणसूत्र की त्रिगुणसूत्रता के कारण होता है। इसमें क्या हो जाते हैं? 3 गुणसूत्र आ जाते हैं। जो 21 है उसमें 3 गुणसूत्र आ जाते हैं। डाउन सिंड्रोम मतलब डाउन में मतलब 22-23 गुणसूत्र पाए जाते हैं हमारे यहाँ पे। 22 मतलब ऑटो क्रोमोसोम्स हो गए और 23 में हमारा सेक्स क्रोमोसोम होता है। तो जो 22 में से एक कम कर दो, डाउन हो गया ना, तो 21 में क्या हो जाता है? त्रिगुणसूत्रता हो जाती है। आनुवांशिक विकार किसके कारण होते हैं? जो आनुवांशिक विकार होते हैं वह होते हैं मुख्यतः एकल जीन के उत्परिवर्तन से, कई जीनों के उत्परिवर्तन से, गुणसूत्रों की संख्या एवं संरचना में परिवर्तन से, उपयुक्त सभी से होते हैं। तो आनुवांशिक विकार है मुख्यतः एकल जीन के उत्परिवर्तन से, कई जीनों के उत्परिवर्तन से और गुणसूत्रों की संख्या एवं संरचना में परिवर्तन से होते हैं। हीमोफीलिया आनुवांशिक विकार किससे संबंधित है? जो हीमोफीलिया है उसका संबंध हो जाएगा कोई रक्त का थक्का नहीं जमना से। इससे क्या होता है? हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं जमता। सिकल सेल एनीमिया क्या है? तो जो सिकल सेल एनीमिया है यह एक प्रकार का होता है हमारे ट्यूमर होता है, नहीं क्या होता है?
मेडेलियन विकार होता है। क्या होता है? मेडेलियन विकार होता है। तो सिकल सेल एनीमिया, तो इसमें मैडम अच्छे से गोल मोल मटोल नहीं हुई है आईबीसी, तो ये हो गया है ना। तो मेडेलियन विकार कहलाता है सिकल सेल एनीमिया। रंगहीनता, जो रंगहीनता होती है यह क्या है? तो जो रंगहीनता रोग है यह एक प्रकार का होता है अनुवांशिक विकार। एल्बिनिश क्या होता है? अनुवांशिक विकार होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुवांशिक रोग गुणसूत्र संबंधी असमानताओं के कारण हो सकते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरा, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लीनफिल्टर सिंड्रोम सभी गुणसूत्र असमानताओं के उदाहरण होते हैं। तो दोनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे। मायोक्लोनिक मिर्गी रोग क्या है? जो मायोक्लोनिक मिर्गी रोग हो जाती है यह है एक प्रकार का माइटोकॉन्ड्रियल वंशानुक्रम है। माइटोकॉन्ड्रियल वंशानुक्रम होता है। मायोक्लोनिक मिर्गी रोग क्या है? एक माइटोकॉन्ड्रियल वंशानुक्रम होता है। सिकल सेल एनीमिया में आरबीसी का आकार कैसा हो जाता है? तो यह हंसिए के आकार की हो जाती है। क्या हो जाती है? हंसिए के आकार की या फिर चंद्रमा के आकार की हो जाती है। सिकल सेल एनीमिया प्रभावित होता है, जो सिकल सेल एनीमिया है इसमें प्रभावित होती हैं हमारी इरिथ्रोसाइट प्रभावित होती हैं। सिकल सेल एनीमिया के मुख्य रूप से क्या प्रभावित होता है? जो सिकल सेल एनीमिया होता है इससे हीमोग्लोबिन प्रभावित होता है। हीमोग्लोबिन, सामान्य आरबीसी 120 दिन तक जीवित रहती है, लेकिन सिकल सेल में कितने दिन तक रहती है? सिर्फ 10 से 20 दिन तक। कितने दिन तक? 10 से 20 दिन तक ये जीवित रहती है। सिकल सेल के लक्षण में शामिल होते हैं। सिकल सेल में क्या होता है? स्ट्रोक आ सकता है, एनीमिया की समस्या हो सकती है और हमारे जो स्टेपलिंक सिक्रीशंस होते हैं वो भी हो सकते हैं। उपयुक्त सभी हो सकते हैं। सिकल सेल के लिए जो परीक्षण किया जाता है वह कौन सा रहेगा? जो सिकल सेल एनीमिया है इसमें जो परीक्षण किया जाता है वह हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरोसिस रोग होता है। क्या मतलब परीक्षण किया जाता है? कौन सा? हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफेरोसिस परीक्षण किया जाता है। एनीमिया उन्मूलन के लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लालिमा योजना चलाई गई है। कब से? 2016 में चलाई गई है और 2016 में भी 1 नवंबर को लालिमा योजना एनीमिया को उन्मूलन करने के लिए चलाई गई है 1 नवंबर 2016 को। किस मंत्रालय ने लालिमा अभियान शुरू किया है? तो जो हमारे मध्य प्रदेश का हो जाएगा कौन सा? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, इसके द्वारा लालिमा योजना शुरू की गई। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBSK का शुभारंभ किसने किया है? तो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत की गई है 2013 में। कब से की गई है? 13 में। तुम्हारे बच्चे तुम स्वस्थ रखो, तो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम 2013 से प्रारंभ हुआ है। गलत विकल्प चुनने हैं। पल्स पोलियो कार्यक्रम 1995 में आया था, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, मध्याह्न भोजन योजना 15 अगस्त 1995 में आई थी। राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम 1958 में आया था, तो ये गलत हो जाएगा। राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम 1995 में आया था, ये सही हो जाएगा। पल्स पोलियो कार्यक्रम 1995, मध्याह्न भोजन योजना 15 अगस्त 1995 और राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम 1995 में आया था। मेरा इंडिया अभियान किससे संबंधित है? तो मेरा इंडिया अभियान संबंधित है मलेरिया से। हमारा इंडिया मलेरिया से मुक्त नहीं हुआ है, हमारा इंडिया मलेरिया से ग्रस्त है। तो मेरा इंडिया अभियान किससे संबंधित है? मलेरिया से संबंधित है। राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम का लक्ष्य किस वर्ष तक टीबी को ख़त्म करना है? तो हम टीबी को ख़त्म कर पाएंगे कब तक? 2025 तक। नहीं पता होगी या नहीं होगी, है ना। 2025 तक लक्ष्य रखा है कि हम टीबी को पूरा ख़त्म कर देंगे। मलेरिया किसके कारण होता है? जो मलेरिया है वह होता है मुख्यतः प्रोटोजोआ के कारण। किसके कारण होता है मलेरिया? प्रोटोजोआ के कारण होता है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम है, इसको स्टार्ट किया गया था 1982 में। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम 1982 में आया था। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 2017 में शुरू किया गया अनमोल ऐप किससे संबंधित है? तो अनमोल ऐप का संबंध है हमारी गर्भवती महिलाओं से। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 2017 में स्टार्ट किया गया था अनमोल ऐप और इसका संबंध है गर्भवती महिलाओं से। निम्नलिखित विकल्प पर चयन कीजिए। एनीमिया मुक्त भारत अभियान 2014 में शुरू किया गया था, तो ये गलत हो जाएगा। यह मूल रूप से 6x6x6 रणनीति पर कार्य करता है, तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरा वाला बस सही है, पहला गलत था।
फिर नेक्स्ट आता है हमारा टीबी संक्रमण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डॉट्स डायरेक्ट ऑब्जर्व थेरेपी शॉर्ट कोर्स किया जाता है। जो हमारा टीबी संरक्षण मतलब संक्रमण रोग है, इसके लिए हम ट्रीटमेंट करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? डॉट्स का करते हैं, जो कि डायरेक्ट ऑब्जर्व थेरेपी शॉर्ट कोर्स होता है। टीबी के लिए क्रियान्वयन एक कार्यक्रम है, तो पहला सही हो जाएगा। टीबी का टीका बीसीजी का लगता है, तो ये भी सही हो जाएगा। टीबी के लिए हम बीसीजी का टीका लगवाते हैं। टीबी के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है क्या? तो नहीं, ये नहीं किया जाता, तीसरा गलत हो जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुसार शिशु मृत्यु दर को घटाकर डैश तक हम 28 कर लेंगे, तो हम कब तक इसको घटा लेंगे? तो इसको हम घटा लेंगे 2019 तक घटाने की बात कही गई थी कि हम 28 ले आएंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुसार शिशु मृत्यु दर को IMR को घटाकर 28 लाना है 2019 तक। जीवन प्रत्याशा को 2025 तक 67.5 से बढ़ाकर कितना करना है? तो इसको हमें करना था 70, नहीं 70 तो करना था, तो ये करना है 70 करना है। 2025 तक कितना करना है? 70 करने का लक्ष्य रखा गया है। पर्यावरण शब्द की शुरुआत कब की गई थी? जो पर्यावरण शब्द है इसकी शुरुआत की गई थी जैकब वैन के द्वारा, जैकब वैन। तो ये क्या है? जो हमारे पर्यावरण शब्द है इसको कब हमने बैन किया था? तो जे सब बैन है भैया पर्यावरण के लिए, तो पर्यावरण शब्द जैकब बैन के द्वारा दिया गया था। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान नीरी का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये नागपुर में हो जाएगा। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान नीरी का मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा? ये नागपुर में स्थित है। कोप 8 किस वर्ष नई दिल्ली में आयोजित किया गया था? जो कोप 8 है इसको शुरुआत किया गया था 2002 में। कब किया गया था? कोप 8 की शुरुआत नई दिल्ली में 2002 में की गई थी। कोपी 8 तो 2002 में इसको प्रारंभ किया गया था कोप 8 को। 2023 में संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित कोप 28 का विषय क्या था? तो संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित कोप 28 का विषय रखा गया था क्रियान्वयन के लिए एक साथ। इकोलॉजी शब्द सबसे पहले किसने गढ़ा था? जो इकोलॉजी शब्द है इसका शब्द सबसे पहले दिया गया था हमारे अर्नेस्ट हैकल के द्वारा। इकोलॉजी, इको को ले आओ, इनको अरेस्ट करो, तो इको को ले आओ, इनको अरेस्ट कर दो। इकोलॉजी अर्नेस्ट हैकल के द्वारा दी गई थी। बायोमास का उल्टा प्राइमेट किस में बनता है? जो बायोमास है उसका उल्टा प्राइमेट बनता है जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में। अल्फ़ा बीटा गामा शब्द का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? जो अल्फ़ा बीटा गामा है इसका प्रयोग किया जाता है जैव विविधता को मापने के लिए। कैल्सिकोल्स कैसे पौधे होते हैं जो कि उगते हैं? जो कैल्सिकोल्स होते हैं वह एक प्रकार के ऐसे पौधे होते हैं जो कि नींबू समृद्ध मिट्टी में उगते हैं। नमी होगी यार। तो ये कैल्सिकोल्स क्या होते हैं? नींबू समृद्ध मिट्टी में जन्म लेते हैं या उगाए जाते हैं। किस परितंत्र में ऊर्जा का 10% नियम किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था हमारे लिंडमैन के द्वारा दिया गया था ऊर्जा का 10% नियम। किस परितंत्र में ऊर्जा मापन का इकाई है? तो किसी परितंत्र में ऊर्जा मापन की इकाई होती है हमारी ऊष्मा। क्या होती है? ऊष्मा। तो परितंत्र में ऊष्मा या ऊर्जा का मापन की इकाई क्या होती है? ऊष्मा होती है। जैव मंडल पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सूर्य तप सबसे महत्वपूर्ण स्रोत होता है। जो हमारा जैव मंडल पारिस्थितिकी तंत्र है इसमें सूर्य तप सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत होता है, तो पहला सही हो जाएगा। यह हरे पौधे द्वारा सूर्य विकिरण को भोजन एवं रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, तो दूसरा भी सही हो जाएगा और RA का सही स्पष्टीकरण करता है। जैव विविधता के प्रकार क्या होते हैं? जो हमारी जैव विविधता होती है उसके प्रकार क्या हो जाएंगे? यह आनुवांशिक विविधता होती है और प्रजाति विविधता होती है, दोनों ही सही हो जाएंगे। जैव विविधता में आनुवांशिक विविधता और प्रजाति विविधता दोनों पाई जाती हैं। भारत में किन जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं? तो भारत में मुख्यतः 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट हो जाएंगे। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाई जाती है? तो विश्व में
मनाई जाती है 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस। द्वितीयक प्रदूषक क्या कहलाते हैं? जो हमारे द्वितीयक प्रदूषक हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी जल वाष्प, ओजोन, पेन, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ये सब क्या होते हैं? द्वितीयक वायु प्रदूषक होते हैं। जल वाष्प, ओजोन, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ये सब क्या होते हैं? द्वितीयक प्रदूषक होते हैं। ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके कारण होता है? जो ब्लू बेबी सिंड्रोम है यह होता है हमारे नाइट्रेट के कारण। नाइट्रेट के कारण होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो जो हमारे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षावन है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। BOD, COD, DO शब्द का प्रयोग किस प्रकार के प्रदूषण को मापने के लिए किया जाता है? ये सारे प्रयोग हमारे जल प्रदूषण को मापते हैं। BOD, COD और DO जल प्रदूषण को मापने के मापक होते हैं। कोयले से संबंधित धूल के कण डैश नामक रोग उत्पन्न करते हैं। जो कोयले से संबंधित धूल के कण होते हैं वह इंथ्रोकोसिस नामक रोग को उत्पन्न करते हैं। इंथ्रोकोसिस नामक रोग को उत्पन्न करते हैं। एयरफोर्स द्वारा ऑपरेशन राहत किसके लिए चलाया गया था? जो ऑपरेशन राहत है यह जो उत्तराखंड में बाढ़ आई थी केदारनाथ में, उसके लिए चलाया गया था ऑपरेशन राहत। सूखे के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। सूखा विभिन्न प्रकार का होता है, तो पहला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सूखा क्या होता है? विभिन्न प्रकार का होता है। मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र सामान्य सूखे से प्रभावित है, तो दूसरा भी सही हो जाएगा। जो हमारा बुंदेलखंड का क्षेत्र है वह सामान्य सूखे के अंतर्गत आता है। 2021 में आया चक्रवात जावद का निर्माण कहाँ पे हुआ था? जावैया बद करके आया बंगाल की खाड़ी का, तो बंगाल की खाड़ी से आया था जावद। 2021 में आया चक्रवात जावद का निर्माण कहाँ पे किया गया था? बंगाल की खाड़ी में किया गया था। डार्ट का संबंध किससे है? जो DART है इसका संबंध हो जाएगा सुनामी से। डांट के हम सुनामी भगा सकते हैं क्या? नहीं भगा सकते, वो हमें भी डांट देगी। तो डार्ट का संबंध किससे है? सुनामी से है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए मार्कली स्केल का प्रयोग किया जाता है, तो पहला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। रिएक्टर स्केल का प्रयोग करते हैं। रिएक्टर स्केल का प्रयोग भूकंप की तीव्रता मापने के लिए करते हैं क्या? तो ये भी गलत हो जाएगा। नहीं भाई, भूकंप की तीव्रता नहीं, बल्कि जो हमारी इसका प्रयोग नहीं करते हैं ना, रिएक्टर स्केल का प्रयोग भी नहीं करते। भूकंप को मापने सिस्मोग्राफ का प्रयोग करते हैं, ना कि रिएक्टर स्केल का। तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए मार्कली स्केल का प्रयोग किया जाता है नहीं। उपयुक्त में से कोई सा भी सही नहीं है।